हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी क्लास का एक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने दोस्तों एक नई रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ। आज मैं आपको जो है इन्फेंटिसाइड के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताया था। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का अलमनाई रह चुका हूँ। और दोस्तों अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फेंटिसाइड के ऊपर आज मैं आपके कुछ पहले थ्योरी पार्ट में करवाऊंगा। पहले मैं थ्योरी पार्ट कराऊंगा, उसके बाद मैं एमसीक्यूज इसके अंदर कुछ करवाऊंगा। तो दोस्तों ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर पाऊँ। थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीडियाट्रिक के लिए हैं, यहाँ पे डर्मेटोलॉजी के लिए हैं, मेडिसिन, और इतने सारे एजुकेटर हर एक सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी होती हैं। इन स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये होता है कि ये पूरी लाइव होती हैं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने घर पे बैठे बैठे सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप जो है लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का। यहाँ पे दोस्तों आपको मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है। मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आर रहता है। तो दोस्तों ऐसे में इंटर्न्स अपना एक शेड्यूल मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अनअकैडमी पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सुबह दोपहर शाम रात जब चाहें तब आके यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस, आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर बाई चांस कोई क्लास आपसे मिस हो भी जाती तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आप जो है उसको बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। और दोस्तों आप डाउनलोड करने का भी सुविधा मिलती है आपको। यहाँ पे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और आप उसको फिर जितनी बार चाहे मल्टीपल टाइम्स आप यहाँ पे फिर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो लाइव होती हैं। स्पेशल क्लासेस जो होती है वो लाइव होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन किसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है दोस्तों यहाँ पे आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके 4 ऑप्शन है, वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको जो करेक्ट आंसर होगा आपको सिंपली वो क्लिक करना रहेगा और जैसे आप करेक्ट आंसर को आप टच करेंगे, आप ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, रिजल्ट तुरंत आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। तो दोस्तों बहुत अच्छी सुविधा ये है कि आप जो है घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा ही रहे हैं, साथ के साथ आप जो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एजुकेटर के सामने। तो दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। सुना ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। दोस्तों आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM, अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये है दोस्तों कि आपको जो है मेरा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर दोस्तों अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद ये आपको पड़ेगा 4500 का। 3 मंथ्स का लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 11,250 का। 6 मंथ्स का लेते हैं तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 18,000 का। 12 मंथ्स का लेते हैं तो दोस्तों मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 22,500 का। ऐसे दोस्तों अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो मैं रेफरल कोड LIVEDRM, मेरा रेफरल कोड यूज़ कर देने से आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये आपको चार्जेस टोटल पड़ेंगे 27,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों जनरली तो इसके चार्जेस होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप दोस्तों मेरा कोड यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो दोस्तों ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का।
तो दोस्तों अगर मैं एक चीज़ के ऊपर आपका फोकस करवाऊँ मैं, तो 12 मंथ के चार्जेस में अगर आप 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दो तो ये भी दोस्तों होता है 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा कि सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट आपको मिलता है। यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों पूरे 2 साल के लिए आपको मिलते हैं। तो दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों क्या कहते हैं, ये 2 साल का बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे लाइव क्लासेस का बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों। आप एजुकेटर के सामने आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और दोस्तों ये चीज़ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है दोस्तों, तो अब से 7 महीने बाद एग्ज़ाम है और दोस्तों एग्ज़ाम के बाद फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद फिर काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों हो सकता है कि एग्ज़ाम के बाद आप काफ़ी सारी चीज़ों का आप स्किप कर जाएं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तो आप क्या करोगे कि आप जो है अपना जो ड्रीम ब्रांच है, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, आप उसके अंदर महारत हासिल कर सकते हैं, आप उसके अंदर अप टू डेट रह सकते हैं। या अगर प्रिपरेशन टाइम पे अगर कोई एक सब्जेक्ट आपका वीक रह गया है तो आप उसको भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आपके पास क्या कहते हैं 1 साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास होता है तो दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। तो दोस्तों ये एनर्जी हमेशा अपने अंदर बरकरार रखा करिए जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इससे। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिकॉर्डेड सेशन है, मैं इसके अंदर कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन तब भी अगर आपके पास अगर कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ऐप के अंदर लाइव क्लासेस लेता हूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं थ्योरी पार्ट से। तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। इन्फेंटिसाइड क्या होता है? देयर इज नो सेपरेट आईपीसी फॉर इन्फेंटिसाइड, पनिशमेंट इज सेम एज मर्डर, दैट इज 300 से लेके 302 आईपीसी। तो ये है दोस्तों मर्डर की आईपीसी। तो अगर इन्फेंटिसाइड होता है तो उसको मर्डर के अंदर ही आता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इज प्रीमेच्योरिटी। अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 1 ईयर। तो दोस्तों इसी को बोला जाता है इन्फेंटिसाइड। 1 साल के कम का अगर कोई चाइल्ड है और उसका अनलॉफुल डेथ हो जाती है उसकी, तो वो होता है इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं न्यूनेटिसाइड की। तो दोस्तों न्यूनेटिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ अ चाइल्ड विद इन 24 आवर ऑफ अ बर्थ, न्यूनेटिव पीरियड इज अप टू 28 डेज फ्रॉम द बर्थ। तो दोस्तों क्या होता है, बच्चे के जन्म के 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर उसका डेथ हो जाती है तो वो किल कर दिया जाता है। तो दोस्तों उसको न्यूनेटिसाइड बोला जाता है। जनरली जो न्यूनेटल पीरियड होता है वो 28 डेज़ का होता है, लेकिन न्यूनेटिसाइड क्या होता है दोस्तों 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर बच्चा का डेथ हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो उसको न्यूनेटिसाइड बोला जाता है। फीटिसाइड की अगर हम बात करें, किलिंग ऑफ द फीटस एट एनी टाइम पीरियड टू बर्थ। तो दोस्तों फीटस से लेके उसके बर्थ तक के टाइम तक अगर उसकी डेथ, उसको मार दिया जाता है तो उसको फीटिसाइड बोलते हैं। तो दोस्तों अगर एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बोलूं तो भ्रूण हत्या काफ़ी जगह पे हो जाती है, तो दोस्तों वही होती है फीटिसाइड। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं स्टिल बर्थ की। तो स्टिल बर्थ क्या होता है दोस्तों? फीटस इज बॉर्न आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड डिड नॉट ब्रीथ और शो एनी साइन ऑफ द लाइफ एट एनी टाइम आफ्टर बीइंग कंप्लीटली बॉर्न। द चाइल्ड वॉज लाइव इन यूट्रस और डाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। तो प्रीमेच्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द स्टिल बर्थ। तो दोस्तों क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए डिलीवरी के प्रोसेस में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो स्टिल बर्थ कहलाता है। तो एक बार मैं फिर से पढ़ के बता देता हूँ आपको। फीटस इज बॉर्न आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन एंड डिड नॉट ब्रीथ और शो एनी साइन ऑफ लाइफ एट एनी टाइम आफ्टर बीइंग कंप्लीटली बॉर्न। द चाइल्ड वॉज लाइव इन यूट्रो। यहाँ पे ये लाइन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द चाइल्ड वॉज लाइव इन यूट्रो, तो वो यूट्रस के अंदर जिंदा था, लेकिन
डाइट कर जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी के टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों प्री मैच्योरिटी एक बहुत ही कॉमन कॉज है स्टिल बर्थ का। फिलीसाइड क्या होता है दोस्तों? किलिंग द चाइल्ड बाय इट्स पेरेंट्स। तो दोस्तों ये होता है फिलीसाइड। यूक्सोरिसाइड क्या होता है दोस्तों? किलिंग ऑफ वंस वाइफ और रोमांटिक पार्टनर। तो दोस्तों वाइफ या फिर अपने पार्टनर की अगर डेथ कर दी जाती तो उसको यूक्सोरिसाइड बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डेड बॉन्ड की। तो दोस्तों डेड बॉन्ड क्या होता है? वन हु हैड डाइड इन यूट्रो एंड शोज वन ऑफ द फॉलोइंग साइन। तो दोस्तों अगर इन यूट्रो ही उसकी डेथ हो चुकी है और ये इनमें से चीज़ें दिखाता है, क्या क्या? जैसे रैगर मॉर्टिस एट डिलीवरी के टाइम पर रैगर मॉर्टिस। मैसरेशन क्या होता है दोस्तों? अ प्रोसेस ऑफ एसेप्टिक ऑटोलाइसिस इनसाइड द यूट्रस। द फीटस रिमेन इन यूट्रस फॉर 3 to 4 days विद एडिक्वेट लिकर ओनली बट नो एयर, दैट इज मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट। अगर मान लीजिए दोस्तों वो जो फीटस है वो यूट्रस के अंदर ही है और उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जो मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट है, तो दोस्तों वो अंदर ही अंदर एसेप्टिक ऑटोलाइसिस उसके अंदर होता रहेगा। तो दोस्तों इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ डेड बॉर्न चाइल्ड। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है डेड बॉर्न चाइल्ड का, क्या कि उसके ऊपर कि उसके अंदर मैसरेशन दिखाई देता है। तो दोस्तों सिंस ये एसेप्टिक है, क्या कहते हैं एसेप्टिक मतलब कि बैक्टीरिया एक्टिविटी उसके ऊपर नहीं होगी, तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैसरेशन आर। तो दोस्तों इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं? अर्लियर साइन इज reddening of skin with peeling and slippage which is seen 12 hours after death. So it is disagreeable odor. Fetus is soft, flaccid with hypermobility of joints. ऑटोलाइसिस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अर्लियर साइन क्या रहेगा दोस्तों? स्किन जो है रेड कलर की रहेगी और ऊपर से स्किन उसकी निकलने लगेगी, पीलिंग बुलाता है। थोड़ा सा ऑर्डर कैसा रहेगा दोस्तों? स्वीटिश टाइप का थोड़ा सा ऑर्डर उसके अंदर रहेगा। फ्लैसिड रहेगा दोस्तों, पूरा जो है फीटस फ्लैसिड रहेगा और जॉइंट्स के अंदर हाइपर मोबिलिटी देखी जाती है। और दोस्तों सिंस चाइल्ड का डेथ हो चुका है तो इंटरनल ऑर्गन्स का भी ऑटोलाइसिस होने लग जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ डेड बॉन्ड। तो दोस्तों डेड बॉन्ड का रेडियोलॉजिकल साइंस क्या क्या होते हैं? एक होता है दोस्तों रॉबर्ट साइन। रॉबर्ट साइन क्या होता है दोस्तों? गैस इन ग्रेटर वेसल एंड कार्डियक चैम्बर सीन विद इन 12 hours ऑफ फीटल डेथ। तो दोस्तों क्या होता है? गैस इन ग्रेट वेसल्स। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आयोटा वगैरह है तो उसके अंदर गैसेस आने लग जाएंगी और ये फीटल डेथ के 12 घंटे के बाद से दिखने लग जाता है। स्पाल्डिंग साइन दोस्तों क्या होता है? लॉस ऑफ क्रेनियल बोन अलाइनमेंट एंड ओवर एडिंग ऑफ द बोन्स डेवलप अर्लियर इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। इट मे बी डिटेक्टेड विद इन फ्यू डेज, यानी कि अबाउट 7 दिन के आसपास तक। इट इज़ ड्यू टू लिक्विफेक्शन ऑफ द ब्रेन। इट इज़ अ पैथोग्नोमिक रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ। तो दोस्तों स्पाल्डिंग साइन क्या होता है कि जो ब्रेन है वो जो है लिक्विफेक्शन दिखाने लग जाता है, तो थोड़ा सा जो है जो ऊपर की जो स्कल की जो बोन है वो एक दूसरे के ऊपर अलाइन होने लग जाती है। तो जैसे मान लीजिए ये क्या कहते हैं, ये हो गया फीटस का स्कल, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो स्कल की जो बोन है वो ओवरलाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे आने लग जाती हैं। यही दोस्तों होता है स्पाल्डिंग साइन। किसकी वजह से होता है दोस्तों? लिक्विफिकेशन ऑफ ब्रेन की वजह से होता है। और दोस्तों ये एक श्योर शॉर्ट साइन होगा कि जो है इट इज़ अ पैथोग्नोमिक रेडियोलॉजिकल साइन ऑफ द इंट्रायूट्राइन डेथ। तो दोस्तों ये इंट्रायूट्राइन डेथ को ये इंडिकेट करता है। हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन एंड क्राउडिंग ऑफ द रिब्स। तो दोस्तों हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन, तो दोस्तों पूरा जो फीटस होगा वो पूरा एकदम ऐसा रहेगा, पूरा हाइपर जो इसकी जो स्पाइन रहेगी वो एकदम हाइपर फ्लेक्ट कर जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं, तो ये इसको बोलते हैं हाइपरफ्लेक्शन। ड्यूल हेलो साइन। तो दोस्तों ये साइन क्या कहता है? सीन एज अ हेलो ऑन सेप्टल स्कैब ड्यू टू सेपरेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट फ्रॉम द क्रेनियल बोन।
दोस्तों 3 दिन के बाद, डेथ के 3 दिन के बाद ये दिखाई देता है। तो दोस्तों हेलो साइन, ये दोस्तों सबक्यूटेनियस फैट जो होता है क्रेनियल बोन के बीच में वो सेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हॉलो साइन, ऐसा हॉलो साइन दिखाई देता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मम्मीफिकेशन की। तो दोस्तों मम्मीफिकेशन क्या होता है? मे बी सीन इन द डेड बॉर्न फीटस इफ देयर वॉज, क्या डेड बॉर्न फीटस के अंदर होता है, किस कंडीशन में दिखाई देगा ये? डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई, स्कैंटी लिकर M9, नो एयर एंट्री इन यूट्रस। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ब्लड सप्लाई सफिशिएंट नहीं है, लिकर एमनियन भी स्कैंटी है और अंदर एयर नहीं आ पा रही, तो दोस्तों इन सब की वजह से मम्मीफिकेशन प्रोसेस होने लग जाएगा फीटस के अंदर। वायबिलिटी ऑफ द फीटस। तो दोस्तों वायबिलिटी ऑफ द फीटस की अब हम बात करते हैं। तो एबिलिटी ऑफ अ फीटस टू सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस आफ्टर बर्थ। तो दोस्तों बर्थ के बाद जो है फीटस कितना सर्वाइव कर पाता है, तो ये वायबिलिटी कहलाता है। आफ्टर 28 वीक्स यानी कि 196 डेज अ फीटस सेट टू वायबल। इन डेवलप कंट्री द फीटस अटेन द वायबल आफ्टर 5 मंथ्स। तो दोस्तों भारत में एक नया बिल आ रहा है, तो दोस्तों उसके अंदर थोड़ा सा वायबिलिटी की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज की गई, सिंस अभी वो बिल ही है तो इसलिए जो है अभी मैं यहाँ पे स्लाइड में नहीं रख रहा हूँ। रिसेंट चेंजेस के अंदर मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बस आप इतना समझिए वो बिल है, अभी तक वो पास नहीं हुआ है अभी तक। डिफरेंट साइन ऑफ वायबिलिटी आर, क्या डिफरेंट साइन क्या क्या होते हैं? लेंथ होगी उसके लगभग 35 सेंटीमीटर की। हसे रूल क्या बोलता है दोस्तों? 3/5 जो है 7/5 लगभग 35 सेंटीमीटर। तो हसे रूल के हिसाब से ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट जो होगा लगभग उसका 900 से 1200 ग्राम तक होगा, 900 टू 1200 1200 ग्राम तक, यानी कि एवरेज 1100 ग्राम तक का उसका वेट होगा। फिंगर नेल कैसे रहेंगे? थोड़े से थिक रहेंगे। म्यूकोनियम इन एंटायर लार्ज इंटेस्टाइन, और जो म्यूकोनियम होगा दोस्तों वो पूरा ही लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा। आईलिड्स ओपन रहेंगी दोस्तों। पिपलरी मेम्ब्रेन डिसअपियर, तो दोस्तों पिपलरी मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर कर जाती हैं। टेस्टिस आर फाउंड एट एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग, और दोस्तों जो टेस्टिस होती है वो एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग के पे पाई जाएंगी। ऑसिफिकेशन सेंटर दोस्तों क्या होगा? अपीयर्स एट वायबिलिटी, यानी कि सेंटर फॉर टैलेस, सेंटर फॉर सेकंड एंड थर्ड पीस ऑफ स्टर्नम। तो दोस्तों दो जगह ऑसिफिकेशन सेंटर भी दिखने लग जाते हैं, टैलेस और स्टर्नम के अंदर। तो दोस्तों वायबिलिटी की ये सारे साइन हैं, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं लाइव बर्थ की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है दोस्तों इसकी? एनी साइन ऑफ लाइफ आफ्टर कंप्लीट बर्थ ऑफ द चाइल्ड according to civil law, but in criminal law a child shows sign of life after any part of that child has been bought from। तो दोस्तों क्या होता है साइन ऑफ लाइफ आफ्टर कंप्लीट बर्थ ऑफ द चाइल्ड? तो दोस्तों अगर कंप्लीट बर्थ हो गया चाइल्ड का, तो वो अगर साइन ऑफ लाइफ दिखा रहा है तो वो लाइव बर्थ कहलाता है। इसके साइन क्या क्या होंगे दोस्तों? द लेवल ऑफ डायफ्राम इज लोअर आफ्टर रेस्पिरेशन। तो दोस्तों द लेवल ऑफ द डायफ्राम इज़ लोअर आफ्टर रेस्पिरेशन। तो दोस्तों जनरली जो डायफ्राम जब वो यूट्रस के अंदर रहता है तो सांस नहीं लेता है, तो इसलिए उसके डायफ्राम उसके जो रिब्स होती हैं वो आपस में चिपकी थोड़ी पास रहती हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों सांस लेता है तो डायफ्राम जो है नीचे पुश हो जाएगा। द लेवल ऑफ द डायफ्राम इज़ लोअर आफ्टर रेस्पिरेशन, यानी कि 6 to 7 रिब के आसपास तक उसका डायफ्राम आ जाता है, नीचे पुश हो जाता है। हायर बिफोर रेस्पिरेशन, और अगर मान लीजिए जब वो यूट्रस के अंदर ही रहता है तो उस टाइम पे उसका जो डायफ्राम होता है वो ऊपर रहता है, यानी कि 4th से 5th रिब के आसपास तक उसका ये रहता है डायफ्राम। लंग्स आर इन्फ्लेटेड, जब वो रेस्पायर करेगा तो इन्फ्लेट होने लग जाएंगे लंग्स। ड्यूरिंग फीटल एटॉप्सी एब्डोमिनल कैविटी शुड बी ओपन फर्स्ट टू नोट द पोजिशन ऑफ द डायफ्राम। तो दोस्तों फीटल एटॉप्सी अगर हम करते हैं तो एब्डोमिनल कैविटी सबसे पहले जो है खोली जाती ताकि हम उसके डायफ्राम की पोजीशन को नोट कर सकें। रॉकेटेंस्की मेथड ऑफ ऑर्गन डायसेक्शन इज़ प्रेफर्ड। तो दोस्तों ये जब
मैं आपको पोस्टमार्टम के बारे में जब बताऊंगा तो उसके अंदर बता दूंगा रोकिटेंस्की मेथड क्या होता है। बेनेकस एंड डायर आर द मेथड ऑफ ओपनिंग क्रेनियल कैविटी इन द फीटस एंड इन्फेंट। तो ये दो मेथड होते हैं दोस्तों क्रेनियल कैविटी को ओपन करने के लिए फीटस और इन्फेंट के अंदर। Following lung features are usually seen to determine a live born from a stillborn baby। तो दोस्तों हम कैसे लाइव बॉर्न और स्टिल बॉर्न को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। वॉल्यूम कैसा रहेगा दोस्तों, लंग्स आर मोर वॉल्यूमनस आफ्टर ब्रीदिंग हैज टेकन प्लेस, दे ऑल्सो completely cover the heart, अनरेस्पायर्ड लंग डू नॉट कवर द हार्ट कम्प्लीटली। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ब्रीदिंग कर दी है बेबी ने तो डायफ्राम जो है नीचे आएगा, और दूसरी बात ये है लंग्स में थोड़ी हवा, लंग्स में हवा आने की वजह से वो जो है वॉल्यूमनेस हो जाएंगे, फैल जाएंगे, जिसकी वजह से वो हार्ट को पूरा ही कवर कर देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अनरेस्पायर्ड रहेगा तो वो जो है हार्ट को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाएगा। मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो बिफोर रेस्पिरेशन द मार्जिन्स आर शार्प, आफ्टर रेस्पिरेशन दे आर मोर राउंडेड। तो दोस्तों रेस्पिरेशन से पहले मार्जिन्स काफ़ी शार्प रहते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के बाद मार्जिन्स थोड़े से राउंडेड हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर हवा आ जाती है। कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें, बिफोर रेस्पिरेशन द लंग्स आर हार्डर इन कंसिस्टेंसी, दे आर मोर लाइक लीवर इन कंसिस्टेंसी, आफ्टर रेस्पिरेशन दे ट्रैप एयर विद इन देम, दिस कॉज देम टू बिकम मच सॉफ्टर इन कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों अगर हम रेस्पिरेशन के पहले की अगर हम बात करें तो जो है जो लंग्स होते हैं वो थोड़े से हार्ड रहते हैं लीवर की तरह। लेकिन दोस्तों जब वो सांस ले लेता है छोटा बेबी बाहर जब आता है तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके लंग्स के अंदर हवा आ जाएगी, तो सिंस वो अंदर हवा आ जाती है तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं लंग्स। कलर की दोस्तों बात करें तो बिफोर रेस्पिरेशन द लंग्स आर ब्लूइश वॉयलेट, बट आफ्टर रेस्पिरेशन दे बिकम लाइट रेड ड्यू टू ब्लड रश इन। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि जब सांस लेता है तो दोस्तों ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दोस्तों उस वजह से जो कलर होता है वो लाइट रेड कलर का हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर अनरेस्पायर्ड अगर लंग्स हैं तो उसका कलर रहता है ब्लूइश वॉयलेट। लंग्स, वेट ऑफ द लंग्स की अगर हम बात करें, वेट की अगर हम बात करें द वेट ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस आफ्टर रेस्पिरेशन बिकॉज ऑफ द ब्लड रश इन। तो दोस्तों ब्लड रेस्पिरेशन की वजह से ब्लड काफ़ी फोर्सफुली अंदर आने लग जाता है, जिसकी वजह से अगर ब्लड आएगा लंग्स के अंदर तो वेट ऑटोमेटिकली भारी हो जाते हैं। द वेट ऑफ द लंग्स मे बी डिटरमाइंड इन टू वेज, दो वेज से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, आइदर इन टर्म ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी वेट, आइदर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी वेट। तो दोस्तों हम जो है फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी वेट से भी हम कर सकते हैं या फिर हम नॉर्मल भी हम उसको वेट कर सकते हैं। तो लगभग ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं तो लंग्स का वेट डबल हो जाता है, क्योंकि जब रेस्पिरेशन करेगा तो उसके साथ साथ ब्लड भी काफ़ी तेज़ी से अंदर बढ़ने लग जाता है। तो दोस्तों लाइव बर्ड्स को हम टेस्ट कैसे करते हैं कि जो बेबी है उसने रेस्पिरेशन किया कि नहीं। तो दोस्तों इसके लिए डिफरेंट टेस्ट हैं। पहला देखते हैं दोस्तों व्रेडेंस टेस्ट। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ एयर इन मिडिल ईयर विच रिप्लेस द जिलेटिनस एम्ब्रोनिक टिश्यू, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिडिल ईयर टेस्ट। तो दोस्तों क्या होता है, जब वो यूट्रस के अंदर रहता है तो वो तो एमनियोटिक फ्लूइड से के इर्द गिर्द रहता है। तो दोस्तों इसी वजह से उसके मिडिल ईयर के अंदर जो है जिलेटिनियस टिश्यूज़ रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर जब वो ब्रीथ करता है तो ये सारे चीज़ें हट जाती हैं और अंदर हवा आ जाती है। प्रेजेंस ऑफ एयर इन मिडिल ईयर विच रिप्लेस द जिलेटिनियस एम्ब्रोनिक टिश्यू। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ब्रेसलाउज सेकेंड लाइफ साइन। ये क्या होता है दोस्तों, एयर जो है स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर भी आ जाती है। क्या होगा दोस्तों, जब बेबी रेस्पायर करता है, सबसे पहले रेस्पिरेशन लेता है तो दोस्तों मुंह से वो ज़्यादा करता है, और जब वो मुंह से करता है तो उसकी हवा लंग्स के अंदर तो जाती है, लेकिन कुछ हवा स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर भी आती है। तो यही दोस्तों इसी को नाम दिया गया है ब्रेसलाउज सेकेंड लाइफ साइन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं फॉड्रेस टेस्ट। ये क्या होता है दोस्तों, वेट ऑफ लंग्स जो है नॉर्मली
30 to 40 ग्राम्स होते हैं स्टिल बर्थ के अंदर, लेकिन जब वो रेस्पिरेशन कर लेता है तो लंग्स का वेट लगभग डबल हो जाता है। 60 से लेके 66 ग्राम के आसपास तक का लंग्स का वेट हो जाता है लाइव बॉर्न के अंदर। प्लोकेट टेस्ट दोस्तों क्या होता है? प्लोकेट टेस्ट होता है वेट ऑफ लंग्स टू बॉडी वेट, यानी कि दोस्तों अगर हम लंग्स का वेट को बॉडी वेट के उससे कंपेयर करें तो दोस्तों जनरली अनरेस्पायर्ड लंग्स के अंदर 1/70 होता है, 1/70 होता है अनरेस्पायर्ड के अंदर। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि रेस्पिरेशन के अंदर लंग्स का वेट लगभग डबल हो जाता है, तो अगर हम इसको इंटू 2 करें तो ये 1/35 आता है। तो दोस्तों यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, 1/70 अनरेस्पायर्ड लंग्स के अंदर, लेकिन 1/35 रेस्पायर्ड लंग्स के अंदर, क्योंकि जब रेस्पिरेशन करेगा तो जो है लंग्स का वेट लगभग डबल हो जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड स्ट्रेस के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करता है हाइड्रोस्टैटिक फ्लोटेशन टेस्ट के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रैगर्स टेस्ट या फिर ब्रेसलॉस फर्स्ट लाइफ टेस्ट, इसका ये भी नाम है। तो दोस्तों ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर हम ये टेस्ट करते हैं। क्या होता है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लंग्स विच इज़ लेस इन रेस्पायर्ड एयर। तो दोस्तों अगर रेस्पायर्ड एयर अगर होता है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी, अगर कम हो जाएगी तो पानी में तैरने लगेगा, इसका मतलब यही होता है। लंग्स फ्लोट इफ द चाइल्ड हैज़ रेस्पायर्ड, क्योंकि दोस्तों लंग्स ने अगर रेस्पिरेशन किया होगा तो दोस्तों अंदर हवा आ जाएगी, और अगर तो दोस्तों इससे क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी कम हो जाएगी। और अगर दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट तैरने लगेगा। तो लिवर इज़ यूज्ड एज कंट्रोल इफ़ लिवर फ्लोट्स टेस्ट इज़ ऑफ नो वैल्यू। तो दोस्तों अगर लिवर को जो है एज अ कंट्रोल के तौर पे हम लेते हैं, क्यों? क्योंकि अगर लिवर फ्लोट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो प्यूट्रिफिकेशन उसके अंदर आने लग गया, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर रहा है। तो जनरली लिवर को फ्लोट नहीं करना चाहिए। लंग्स आर स्क्वीज टू रिमूव टाइडल एयर बट रेसिडुअल एयर कैन नॉट बी रिमूव। तो दोस्तों पानी में डालने से पहले हवा उसकी निकाल देनी चाहिए स्क्वीज करके, ताकि जितनी भी टाइडल एयर है वो निकल जाए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, सो इफ लंग फ्लोट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द रेसिडुअल एयर एज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लंग्स डिक्रीज टू 0.94 आफ्टर रेस्पिरेशन इंडिकेट रेस्पिरेशन हैज़ टेकन प्लेस। तो दोस्तों क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो चुकी होती है जब रेस्पिरेशन कर लिया होता है, तो वो लगभग 0.94 के आसपास तक आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो पानी में तैरने लगेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, ये होती है 1, और सिंस यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी लंग्स की जो है 0.94 है, लंग्स से कम है, तो ये पानी में फ्लोट करने लगेगा। तो दोस्तों फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव किस किस के अंदर आते हैं? फॉल्स नेगेटिव क्या हुआ? रेस्पायर्ड लंग्स में सिंक इन सर्टेन कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, लंग्स ने रेस्पायर तो किया लेकिन तब भी वो पानी में डूब गया, तो ये हो गया फॉल्स नेगेटिव। तो दोस्तों किस किस के अंदर देखा जाता है ये? निमोनिया के कंडीशन के अंदर देखा जाता है, एल्वुलर डक्ट मेम्ब्रेन इसके अंदर भी देखा जाता है, एक्यूट पल्मोनरी इडीमा इसके अंदर भी देखा जाता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स इसके अंदर भी देखा जाता है, फेबल रेस्पिरेटरी एफर्ट, इन सब के अंदर दोस्तों लंग्स सिंक कर जाएंगे इंस्पाइट कि उसने रेस्पायर किया है तब भी। तो इसी को दोस्तों बोला था फॉल्स नेगेटिव, है ना। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है दोस्तों? नॉन रेस्पायर्ड लंग्स में फ्लोट इन सर्टेन कंडीशन। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि लंग्स ने रेस्पिरेशन नहीं किया लेकिन तब भी वो फ्लोट करेगा। किस किस के केस में दोस्तों? वो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और दूसरा प्यूट्रिफिकेशन। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, प्यूट्रिफिकेशन के अंदर भी गैसेस बनने लग जाती हैं, जिसकी वजह से लंग्स फ्लोट करने लग जाएगा। और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कि जब बच्चे को रेसिसिटेट किया जाता है तो उस केस में जो आर्टिफिशियल एयर दी जाती है, तो उस केस में भी लंग्स जो है फ्लोट कर सकते हैं इंस्पाइट कि वो नॉन रेस्पायर्ड लंग्स हैं तब भी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट इज नॉट नेसेसरी इन केस। तो दोस्तों किस किस के अंदर नॉट नेसेसरी रहेंगे? वो है फीटस इज नॉट वायबल, उसके अंदर करना जरूरी नहीं है। फीटस इज डेड बॉर्न,
यानी कि शो साइन ऑफ मैसोरेशन एंड ममिफिकेशन। तो दोस्तों उसके अंदर तो पक्का उस फीटस ने रेस्पिरेशन नहीं किया होगा। फीटस इज़ अ मॉन्स्टर, उस केस में भी नहीं। मिल्क इज़ प्रेजेंट इन स्टोमक, उस केस में ज़रूरी नहीं, उसके अंदर भी नेसेसरी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जब जिंदा रहेगा तभी वो मिल्क पी पाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड इज सेपरेटेड एंड स्कार इज फॉर्म। तो दोस्तों उस केस में भी जो है हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि उसके अंदर पता ही है कि वो बेबी जो है रेस्पिरेशन किया होगा। फ्यू मोर साइन ऑफ लाइव बर्थ, कुछ और साइंस देख लेते हैं लाइव बर्ड्स के। वो हैं कैप्यूट सक्सीडेना, यानी कि क्या होता है इस प्रेजेंट, यानी कि इडिमा एंड कंजेशन ऑफ द स्कैल्प, इसको बोलते हैं कैप्यूट सक्सीडेना। नेक्स्ट दोस्तों होता है सिफेल हिमेटोमा। सिफेल हिमेटोमा दोस्तों क्या होता है? हिमेटोमा बिटवीन पेरिस्टियम एंड द स्कल, मोस्ट कॉमनली ऑन राइट पेरिएटल बोन एंड नेवर क्रॉसेस द सूचर लाइन। तो दोस्तों ये होता है सिफेल हेमाटोमा। तो दोस्तों जनरली इंजरी इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये होता है। तो दोस्तों अम्बिलिकल आर्टरी ऑब्लिटरेट इन 3 days, लगभग 3 दिन में ये जो है ऑब्लिटरेट कर जाती है और ये बनाती है मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड। अम्बिलिकल वेन लेफ्ट साइड वाली जो होती है ऑब्लिटरेट करती है लगभग 4 दिन में, और ये बनाती है दोस्तों लिगामेंटम टेरेस जो लिवर पे पाई जाती है। चेंजेस इन अम्बिलिकल कॉर्ड, तो दोस्तों जो कॉर्ड होता है वो लगभग 5 से 6 दिन में ये फॉल कर जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो निमोनिक है वो है ABC, यानी कि ये हो गया आर्टरी का A, B का V और C से कॉर्ड। तो दोस्तों A, B और C, तो A आर्टरी हो गया 3 दिन में, वेन हो गया 4 दिन में, कॉर्ड हो गया 5 से 6 दिन में। तो दोस्तों ये आप निमोनिक ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डक्टस विनोसस। दोस्तों ये लगभग क्लोज करेगा 3 से 5 दिन में। डक्टस आर्टियोसिस क्लोज करेगा दोस्तों 7 से 10 दिन में। फोरामेन ओवल दोस्तों क्लोज करेगा 2 से 3 महीने में। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बार्टर बेबी सिंड्रोम के बारे में। तो दोस्तों बार्टर बेबी सिंड्रोम क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज चाइल्ड अब्यूज सिंड्रोम, कैफे सिंड्रोम, क्योंकि कैफे ने इसको सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया था। नॉन एक्सीडेंटल इंजरी ऑफ चाइल्डहुड, इसका ये नाम भी होता है बार्टर बेबी सिंड्रोम का। द क्लासिकल फीचर्स आर, तो इसके क्या क्या क्लासिकल फीचर्स होंगे? डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द नेचर ऑफ द इंजरी एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द पेरेंट, यानी कि दोस्तों इंजरी और हिस्ट्री दोनों मैच नहीं करेगी आपस में। डिलेड बिटवीन इंजरी एंड द मेडिकल अटेंशन विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द केयर गिवर, यानी कि दोस्तों जब इंजरी लगी तो तुरंत मेडिकल केयर के लिए डॉक्टर के पास नहीं आते वो लोग, वो डिलेट करते हैं, लेट करते हैं। इंजरी ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, यानी कि दोस्तों मान लीजिए आज इंजरी दी, फिर परसों फिर इंजरी दी, फिर 2-3 दिन में फिर इंजरी दी, तो दोस्तों जब वो 5-6 दिन बाद जब वो डॉक्टर के पास दिखाने जाएगा तो दोस्तों डिफरेंट एजेस की इंजरी दिखाई देगी। जैसे पहली इंजरी की तब तक स्कैब बनने लगेगा, फॉल करने लगेगा, दूसरी जो इंजरी होगी उसमें स्कैब बनने लग जाएगा, और जो फ्रेश इंजरी में जो गया होगा उसमें जो है फ्रेश इंजरी देखी जाएगी। विक्टिम आर यूजली मेल ऑफ लेस देन 3 year old एंड बिलोंग टू लो सोशल क्लास एंड एजुकेशन। तो दोस्तों विक्टिम जो होते हैं वो 3 साल से के कम के मेल ज़्यादातर होते हैं, और ज़्यादातर दोस्तों गरीब घर या जहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं होते वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा पाई गई हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इंजरी आर फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ द विक्टिम आर एज फॉलोज। तो इंजरी कैसी पाई जाएंगी? डायरेक्ट मैनुअल वायलेंस इज द कॉमनेस्ट मेथड, तो दोस्तों ये काफ़ी कॉमनेस्ट मेथड है। लैसरेशन ऑफ द म्यूकोसा इन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द अपर लिप विद टीयर ऑफ द फ्रेनुलम इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक लीजन। शेकिंग ऑफ द चाइल्ड लीडिंग टू इंट्राऑक्यूलर ब्लीडिंग, यानी कि डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज उसके अंदर दिखाई देगा, एंड सबड्यूरल हेमरेज इसके अंदर दिखाई देता है। बेबी को ऐसे पड़े कि एकदम शेक कर देते हैं। कॉल्ड इन्फेंटाइल विप्लाइज सिंड्रोम, इसी को दोस्तों इन्फेंटाइल विप्लाइज सिंड्रोम का नाम दिया गया है, या फिर शेकिंग बेबी सिंड्रोम, क्योंकि दोस्तों बेबी को पकड़ के ऐसे शेक कर दिया जाता है। ट्रोमेटिक एलोपेशिया होता है,
यानी कि बाल नोचे होते हैं, विद सब ग्लेयर हेमाटोमा। बटरफ्लाई शेप ब्रूज इंडिकेटिव ऑफ पिंच मास। Skull fracture in occipito-parietal area involved multiple bone and suture. The skull fracture that radiate out in the different direction is called as egg-shell fracture. तो दोस्तों ये हमें egg-shell fracture भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मल्टीपल रिब फ्रैक्चर एट पोस्टीरियो एंगल ऑफ द रिब्स अपीयर्ड एज अ स्ट्रिंग ऑफ बीड। यानी कि दोस्तों जो मल्टीपल रिब फ्रैक्चर होते हैं तो उस पर जो है, जैसे मान लीजिए ये एक फ्रैक्चर है, ये एक रिब है, तो उस पर मल्टीपल फ्रैक्चर होंगे, तो इसी की वजह से रिंग ऑफ बीट दिखाई देगा एक्सरे के अंदर, ऑन एक्सरे इन द पैरावर्टिब्रल गटर आफ्टर कैलस फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड एज नॉबिंग फ्रैक्चर। यानी कि दोस्तों जो फ्रैक्चर होते हैं मल्टीपल फ्रैक्चर, वो जब हील करेंगे उस पर कैलस फॉर्म होगा, वो एक्सरे के अंदर स्ट्रिंग ऑफ बीट के तरह अपीयर करेंगे। मेटाफाइजल फ्रैक्चर दोस्तों क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड बकेट हैंडल फ्रैक्चर और कॉर्नर फ्रैक्चर। पैथोग्नोमिक रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग इसकी क्या क्या होती है दोस्तों? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज हेड इंजरी कॉज बाई रप्चर ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन। अ सिंगल एक्सरे ऑफ द होल बॉडी, यानी कि जिसको बेबीग्राम के नाम से जानते हैं, ये डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने थ्योरी पार्ट खत्म किया। अब हम दोस्तों आते हैं इसके ऊपर क्या कहते हैं, एमसीक्यूज पार्ट के ऊपर। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिकॉर्डेड सेशन है। अगर आपको किसी भी चीज़ का दिक्कत आएगा तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ऐप के अंदर लाइव क्लासेस लेता हूँ। ठीक हो गया? और दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो दोस्तों एक एक करके इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट, एक एक क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाट इज मीन बाय सपोजिशन चाइल्ड। तो दोस्तों क्या चीज़ जो है सपोजिशन चाइल्ड इसके अंदर इंडिकेट करता है? तो चाइल्ड born out of wedlock, child fictitiously claimed by the women, second born of a twin pregnancy, child is born after artificial insemination or homologous, child is born after artificial insemination heterologous। तो दोस्तों जो सुपरजिशन चाइल्ड जो होता है वो चाइल्ड फॉल्सली क्लेम करती है, चाइल्ड फिक्टिशियसली क्लेम बाय द वीमेन। तो दोस्तों ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वो फॉल्सली क्लेम करती है विमेन। तो सपोजिशन चाइल्ड क्या होता है? इट मीन्स अ फिक्टिशियस चाइल्ड क्लेम बाय विमेन एज हर ओन। अ वुमन में प्रिटेंड अ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी एंड लेटर प्रोड्यूस अ लिविंग चाइल्ड एज हर ओन, और शी में सब्सटीट्यूट अ लिविंग मेल चाइल्ड ऑफ अ डेड चाइल्ड और फॉर अ लिविंग फीमेल चाइल्ड बॉर्न ऑफ हर। तो दोस्तों वो क्या करेगी? प्रिटेंड करेगी प्रेगनेंसी को, बाद में डिलीवरी को, और बाद में क्या करेगी दोस्तों? वो एक नया जिंदा बच्चा सामने ले आएगी। दिस इज डन फॉर एक्सटॉर्शन मनी बाय ब्लैकमेलिंग और फॉर पर्पज ऑफ क्लेमिंग प्रॉपर्टी और ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस अगेंस्ट अ मैन। इन सच केस वुमेन शुड बी एग्जामिन्ड फॉर साइन ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। द मेडिकल एविडेंस इज यूजुअली यूजफुल ओनली व्हेन द चाइल्ड ऑफ सपोजिशन चाइल्ड डज नॉट when the age of the supposition child does not correspond to the date of the pretend pregnancy and delivery। तो दोस्तों क्या होगा कि ये ज़्यादातर ब्लैकमेलिंग करके पैसा हथियाने के चक्कर में सारी चीज़ें की जाती हैं। और दोस्तों जब इसका मेडिकल एविडेंस जब हम देखते हैं तो सपोजिशन चाइल्ड और जो जिस डेट को करस्पॉन्ड होता है उस डेट के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग डिलीवरी वगैरह चीज़ें हिस्ट्री मैच नहीं कर लेती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज कंफर्मेटरी। तो दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने से हमें पता चल जाएगा कि वो चाइल्ड उसका है कि नहीं। तो दोस्तों इट इज यूजुअली सीन इन वुमेन नियरिंग मेनोपॉज और इन यंगर वुमेन whom इंटेंसली डिजायर चाइल्ड। तो दोस्तों जो मेनोपॉज या फिर जो यंग चाइल्ड होती हैं उनके अंदर ये डिज़ायर ज़्यादा देखी जाती है। शी में प्रेजेंट ऑल सब्जेक्टिव सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन एब्डोमिनल साइन विच में बी ड्यू टू फैट डिपोजिशन, टेम्परेटिव और रेयरली एसाइटिस। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के काफ़ी सारे लक्षण भी वो शो करेगी, फेक सिम्टम्स होते हैं वो,
द वुमेन में इमेजिन फीटस मूवमेंट, changes in breast, and even full-term flank labor pain which ceased abruptly when the patient were told that they were not pregnant. तो दोस्तों जो है उनको बताने के बाद भी उनको अंदर से फील होता रहेगा कि फीटस का मूवमेंट हो रहा है, ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, पेन हो रहा है, लेबर पेन हो रहे हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें उनमें आती रहेंगी, जबकि हम उनको ये भी बताएंगे कि जो है उनको ये प्रेगनेंसी नहीं आई है। एक्सरे एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन और कन्फर्मेटरी, ये होंगे उसके कन्फर्मेटरी के लिए। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, तो दोस्तों जो है द मदर बीइंग कंसीव बाय द सेड फादर, लीगल इशू इन्वॉल्व आर लेजिटिमेसी, इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कंपनसेशन ऑफ द स्लैंग मदर। तो दोस्तों ये इसको बोला जाता है पोस्टमस चाइल्ड। और दोस्तों ये इसको बोला जाता है फैंटम चाइल्ड। इसको दोस्तों बोला जाता है फैंटम चाइल्ड, और इसको दोस्तों बोला जाता है पोस्टमस चाइल्ड। पोस्टमस चाइल्ड वो होता है जो उसके फादर के डेथ के बाद जन्म होता है। और दोस्तों ये ऐसा जो बच्चा जन्म लेता है उसको बोला जाता है फैंटम चाइल्ड। इसका दोस्तों एक और नाम है, वो है सुप्रियस चाइल्ड, या फिर इसका एक और नाम है दोस्तों, वो है सूडोसाइसिस। सूडोसाइसिस। तो दोस्तों ये हैं इसके और भी नाम। तो दोस्तों आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी कंडीशन है और ये कौन सी कंडीशन है। ये कंडीशन को देखते हैं। इट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ द टू सेपरेट ओवा डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी एट डिफरेंट पीरियड ऑफ ओवुलेशन। So it is fertilization of a second ova in a woman who is already pregnant, since menstruation may take place for 2 to 3 months after impregnation has occurred. तो दोस्तों इसको बुलाता है सुपरफिटेशन। इसको दोस्तों बुलाता है सुपरफिटेशन। Later, two fetus are born either at the same time, showing different stage of the development, or or two fully developed fetus are born at different period, varying from 1 to 3 months. It occurs in biparotid और डबल यूट्रस, यानी कि जो आपने गाइनी ऑप्स के अंदर पढ़ा होगा कि अनसेप्टेट होते हैं ऐसे करके, आपने देखा होगा बाइपैरेटेड या फिर डबल यूट्रस का नाम दिया जाता है उसको। उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। और दोस्तों ये होता है इफ इट इज़ फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा विच हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी एट द सेम पीरियड ऑफ ओवुलेशन। तो दोस्तों इसको बोला जाता है सुपर फिकेंडेशन। इसको दोस्तों बोला जाता है सुपर फिकेंडेशन। तो दोस्तों इट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा विच हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी एट द सेम पीरियड ऑफ द ओवुलेशन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, बाय टू सेपरेट एक्ट ऑफ द पार्टनर्स एट शॉर्ट इंटरवल। फर्टिलाइजेशन में बी फ्रॉम टू डिफरेंट men. One fetus may be dead and the flattened by the pressure, as it referred to as fetus compressed or fetus papricus. तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉल्स नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट इन लाइव बॉर्न फीटस इज फॉर। तो दोस्तों फॉल्स नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट किसके अंदर देखा जाता है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको थ्योरी पार्ट के अंदर भी, कि एटेलेक्टेसिस के अंदर ये देखा जा सकता है। मेकोनियम एस्पिरेशन नहीं, एम्फिसीमा नहीं, जो है प्यूट्रिफिकेशन नहीं। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट, ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि देखने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, जिसको हम लोग रैगर्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, इज फॉल्स नेगेटिव इन एटेलेक्टेसिस and diseases like acute pulmonary edema, pneumonia and congenital syphilis.
तो इन सब के अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन अ फैक्ट दैट ब्रीदिंग इंक्रीज lung volume which is more than what is required to compensate weight of additional blood, and so the specific gravity is diminished on respiration. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लंग इज लगभग जो होती है वो 1.04 से लेकर 1.05 होती है बिफोर रेस्पिरेशन, लेकिन रेस्पिरेशन के बाद ये लगभग 0.94 हो जाती है रेस्पिरेशन के बाद। तो दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट जो होता है ये जो है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब यही है दोस्तों, जब रेस्पिरेशन कर लेगा चाइल्ड तो रेस्पिरेशन की वजह से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में तैरने लगेगा। After ligating bronchi, each lungs is separately placed in water. If they float, each lung is cut into 12 to 20 pieces and placed in water along with small piece of liver which serve as control. If the liver piece floats, यानी कि अगर putrefaction के ऐसा float करता है, the test is of no value. If only lung piece float, they are squeezed to see if any bubble of air यानी कि टाइडल एयर escape कर रही है कि नहीं. The piece are again placed in water and if they continue to float, अगर float करते हैं तब भी, तो इसका मतलब रेसिडुअल है और उस बेबी ने रेस्पिरेशन किया है 100%। तो एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों कि पानी में रखने से पहले लीवर का पीस रखा जाता है। अगर वो फ्लोट कर रहा है तब तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी स्ट्रेस की, क्योंकि पिट्रोफिकेशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर लीवर पीस फ्लोट करने की बजाय डूब गया है तो दोस्तों हम उसके बाद लंग्स को रखते हैं। लंग्स अगर तैरता है उसको हम स्क्वीज़ करेंगे ताकि उसकी हवा निकल जाए, उसके अंदर जितने भी टाइडल एयर वो निकल जाए। उसके बाद फिर से हम उसको पानी में रखेंगे और दोस्तों अगर इस बार अगर वो पानी में फ्लोट करने लगा तो 100% बेबी ने रेस्पिरेशन किया है। द कॉजेज आर, तो दोस्तों इसके कॉजेज क्या क्या हैं, फॉल्स नेगेटिव के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सिंकिंग ऑफ द एक्सपेंडेड लंग, यानी कि रेस्पिरेशन किया लेकिन तब भी लंग डूब गया, सिंक कर गया, तो एटेलेक्टेसिस। लंग डिजीज सच एज पल्मोनरी इडिमा, निमोनिया एंड कंजेनाइटल सिफिलिस। फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट किसके अंदर होगा, दैट इज फ्लोटेशन ऑफ द अनएक्सपेंडेड लंग्स, यानी कि रेस्पिरेशन नहीं किया लेकिन तब भी जो है फ्लोट कर रहा है, तो ये पिट्रिफिकेटिव गैसेस के अंदर और आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स। टेस्ट इज अननेसेसरी, किसके अंदर अननेसेसरी रहेगा, वो रहेगा जेस्टेशनल एज अगर 180 दिन से कम है। फीटस के अंदर मैसरेशन, ममिफिकेशन जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। स्टोमक के अंदर मिल्क है तो पक्का रेस्पिरेशन की वजह से मिल्क गया है। स्कार हैज़ फॉर्म ड्यू टू अम्बिलिकल कॉर्ड एंड सेपरेशन, तो दोस्तों इसके अंदर भी पक्का रेस्पिरेशन किया है तभी अम्बिलिकल कॉर्ड गिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, द टेस्ट इन विच वेट ऑफ लंग्स इज कंपेयर्ड विद बॉडी वेट इज या आर। तो दोस्तों बॉडी वेट के साथ जो कंपेयर किया जाता है वो होता है दोस्तों प्लॉकेट टेस्ट, वो होता है दोस्तों प्लॉकेट टेस्ट। तो दोस्तों ऐसी जो वेरिएंस टेस्ट होता है ये क्या कहता है, एयर इन ईयर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, तो इसका बी हो गया करेक्ट आंसर। तो दोस्तों प्लॉकेट टेस्ट, तो दोस्तों यहाँ पे दो टेस्ट के बारे में दे रखा है, तो देखते हैं ये इस टेस्ट का क्या नाम है और इस टेस्ट का क्या नाम है। टेस्ट बेस्ड ऑन वेट ऑफ लंग्स, तो उसके बेस पे क्या होगा दोस्तों, दो पार्ट में दो टेस्ट इसके ऊपर किए जाते हैं। एक टेस्ट है बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट फ्लो ऑफ द ब्लड इन लंग्स so as to weight is increased when respiration established in live birth. The lungs are ligated across the hilia and separated. The average weight of the both lung is almost double. तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था अगर वेट डबल हो जाता है रेस्पिरेशन के बाद तो दोस्तों इसको बोला जाता है फोर्डियस टेस्ट, इसको बोला जाता है फोर्डियस टेस्ट। और दोस्तों ये क्या टेस्ट है, द ब्लड फ्लो इन लंग बेड इज सो इंक्रीज आफ्टर ब्रीदिंग in live birth that their lungs weight, that is body weight ratio, is almost double from 1/70 before respiration and 1/35 after respiration. तो दोस्तों ये भी जैसे मैंने आपको कहा था कि डबल हो जाता है तो अनरेस्पायर्ड लंग्स के अंदर जो रेशियो था वो 1/70 होता है, लेकिन सिंस रेस्पिरेशन के बाद वो डबल हो जाता है तो 1/35 हो जाता है। तो दोस्तों यही होता है प्लॉकेट टेस्ट।
यही दोस्तों प्रोकेट टेस्ट। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं वेजिटस यूट्राइनस क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है एन एक ऑप्शन देख लेते हैं, एन इन्फेक्शन ऑफ द वेजाइना नहीं, एन इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस नहीं, अ क्राई ऑफ द अनबॉर्न बेबी फ्रॉम द यूट्रस, ये है दोस्तों इसका सही जवाब, और इन्फेक्शन ऑफ बोथ यूट्रस वेजाइना नहीं। तो दोस्तों सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। वेजाइटिस इज द फर्स्ट क्राई ऑफ द न्यूबॉर्न इन्फेंट। तो दोस्तों ये होती है फर्स्ट क्राई न्यूबॉर्न इन्फेंट की। तो इससे दो टर्मिनोलॉजी आती है दोस्तों, एक टर्मिनोलॉजी देखते हैं वेजाइटिस यूट्राइनस। तो ये जैसे अभी हमने देखा कि क्राई करने लग जाएगा यूट्रस के अंदर, चाइल्ड में अटर अ क्राई while still in uterus, the circumvent membrane are ruptured, air has gained access to the uterus and the infant has been stimulated by the operative manipulating or asphyxia. It means that the child has started breathing while it is in womb. तो वाइजाइटिस का मतलब हो गया क्राई करना और यूट्राइनस का मतलब हो गया यूट्रस के अंदर। तो दोस्तों ये आइडेंटिफाई करते हैं इसका क्या मतलब होता है। क्राई ऑफ एन इन्फेंट विद हेड स्टिल इन द वेजाइना, दैट इज चाइल्ड हैज स्टार्टेड ब्रीदिंग स्टिल इट्स हेड स्टिल इन वेजाइना। तो दोस्तों इसको बोला जाता है वेजाइटस वेजिनालिस, वेजाइटस वेजिनालिस। लाइव बॉर्न चाइल्ड की दोस्तों थोड़े से बात कर लेते हैं। लाइव बॉर्न चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ व्हेन आफ्टर कंप्लीट एक्सप्लोरेशन, ये थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ दोस्तों ताकि ये पढ़ने में आसानी रहे। और तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ व्हेन आफ्टर कंप्लीट एक्सट्रूजन फ्रॉम द मदर irrespective of the attachment or severance of the cord, it exhibits some sign of the life after like crying, movement of the limb, twitching of the eyelid, respiration and the pulsation। तो ये होता है दोस्तों लाइव बॉर्न चाइल्ड। इंडिया में क्या होता है, इन एनी पार्ट ऑफ द if any part of the living child has been born, though the child may not have breathed or been completely born, it is constitute living child. The law presumes that every newborn child found dead was born dead until the contrary is proven. Certain incontrovertible criteria is diagnosed live birth are क्या क्या होता है दोस्तों लाइव चाइल्ड, वेल एक्सपेंडेड लंग्स, वाइटल रिएक्शन इन स्टम ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ मिल्क इन स्टोमक। तो ये दोस्तों होते हैं लाइव बॉर्न चाइल्ड के कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो दोस्तों क्या कहते हैं साइंस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेस्पिरेशन, क्या क्या होती है दोस्तों साइंस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेस्पिरेशन क्या है। लाइव बॉर्न चाइल्ड और स्टिल बॉर्न चाइल्ड। लाइव बॉर्न चाइल्ड क्या होता है दोस्तों, चेस्ट की बात अगर हम करें तो आर्चेस और ड्रम शेप इट circumference greater than that of the abdomen and intercostal space wider। स्टिल बॉर्न चाइल्ड की अगर हम बात करें तो फ्लैट, इट्स circumstances less than that of the abdomen and intercostal spaces and mirror। डायफ्राम की दोस्तों बात करें तो लेवल ऑफ 6 and 7 वर्टिब्राई पर रहेगा जो बच्चा रेस्पिराई कर लेगा, लेकिन जिसने रेस्पिरेशन नहीं किया है तो लेवल ऑफ 4th और 5th रिब्स तक वो रहता है, 4th एंड 5th रिब तक रहता है, लेकिन इसके अंदर 6 से लेके 7th रिब तक डायफ्राम आ जाते हैं। लंग्स की पोजीशन क्या रहेंगे, फिल द थोरैकिक कैविटी ओवरलैपिंग हार्ट एंड थाइमस ग्लैंड विद टॉट कवरिंग प्लूरा। ये होती है दोस्तों लाइव बॉर्न चाइल्ड की खासियत। और दोस्तों स्टिल बॉर्न चाइल्ड की खासियत क्या रहेगी, लाइंग एट द बैक ऑफ द थोरैकिक कैविटी बिहाइंड हार्ट एंड थाइमस ग्लैंड विद कवरिंग प्लूरा व्रिंकल एंड लूज। ये होती है दोस्तों स्टिल बॉर्न की चाइल्ड की फीचर्स। अदर साइंस देख रहे तो प्रेजेंस ऑफ मिल्क इन स्टोमक एंड एविडेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, नेचुरल पॉइंट टू लाइव बर्थ। Absence of meconium in the large intestine is not proof but suggestive of live birth, as in breech presentation and severe anoxia meconium may be completely excreted before birth। और दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों ये होती है, ये हम लाइव बर्थ की बात कर रहे हैं और ये दोस्तों बात कर रहे हैं स्टिल बर्थ की। चलिए एक एक करके जानते हैं। वॉल्यूम कैसा रहेगा, वॉल्यूमिनस। देखिए इसका कैसा रहेगा, स्मॉल। एज कैसे रहेंगे, राउंडेड, लेकिन इसके रहेंगे शार्प। कलर कैसे रहेगा, मॉटल्ड पिंक, लेकिन यहाँ पे रहेगा यूनिफॉर्म डार्क ब्लू रेड। अपीयरेंस कैसा रहेगा दोस्तों, मार्बल ब्लू ड्यू टू एक्सपेंडेड एयर वेसिकल, लेकिन यहाँ पे कैसा रहेगा, स्मूथ एंड नॉट मार्बल।
कंसिस्टेंसी कैसा रहेगा, स्पॉन्जी, इलास्टिक एंड क्रेपिटेंट। इसका कैसा रहेगा दोस्तों, डेंस, फर्म, लिवर लाइक एंड नॉन क्रेपिटेंट। एयर वेसिकल्स दोस्तों कैसे रहेंगे, विजिबल, समटाइम नॉट इंडिविजुअल, लेकिन यहाँ पे कैसे रहेंगे दोस्तों, एक्सपेंडेड एयर सैक नॉट सीन ऑन सरफेस। स्क्वीजिंग अंडर वाटर अगर हम करेंगे तो दोस्तों बबल प्रोड्यूस आर स्मॉल एंड यूनिफॉर्म इन साइज, लेकिन इफ एनी गैस बबल स्केप दे आर लार्जर एंड अनइवन ड्यू टू डिकम्पोजिशन। व्हेन कट, अगर कट करेंगे तो कैसा रहेगा, एक्सक्यूट फ्रॉदी ब्लड दो नॉट डिकम्पोज, एक्सक्यूट लिटिल ब्लड बट नॉट फ्रॉथ अनलेस डिकम्पोज। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट ऑफ नो वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। At birth, middle ear is filled with a gelatinous substance and it is gradually replaced by air when entered through the eustachian tube। तो दोस्तों eustachian tube के थ्रू एयर को पूरा रिप्लेस कर दिया जाए और वहाँ पे जो जिलेटिनियस सब्सटेंस उसको रिप्लेस करके वहाँ पे एयर आ जाएगी। दोस्तों इसी को ही व्रिडेंस टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। इफ़ दिस इज ऑफ नो वैल्यू एज द टाइम एट विच टाइम टेक्स प्लेस इज वेरी वेरिएबल। स्टैटिक टेस्ट जिसको फॉर्डेस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लिविंग चाइल्ड के अंदर जो है लंग्स का वेट डबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लंग्स का वेट डबल नहीं रहता है, 30 से 40 ग्राम का ही वेट उसका रहेगा। प्लोकेट टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, रेशियो ऑफ वेट ऑफ लंग्स टू बॉडी लेस देन 1:70, यानी कि दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था डबल हो जाता है तो इसलिए 1/35 का रेशियो इसके अंदर आ जाता है। रेशियो ऑफ वेट ऑफ द लंग्स ऑफ बॉडी अबाउट 1:70 ये हो जाता है। स्टोमक बॉवल टेस्ट क्या होता है दोस्तों, जिसको ब्रेसलाउ सेकेंड लाइफ टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे भी नो वैल्यू, यहाँ पे भी नो वैल्यू। राइगर्स यानी कि हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लंग्स। नॉन रेस्पायर्ड लंग्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग होती है 1.05 हैवियर देन वाटर, एंड रेस्पायर्ड की होती है 0.95 लाइटर देन वाटर। Fordyce test, it is based on the fact that the flow of the blood increase in lung when respiration established. Breslau's test क्या होता है, says that air will be swallowed and so may pass into stomach and small intestine when respiration established। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था जब वो रेस्पिरेशन करेगा तो वो कुछ एयर को स्वॉलो भी करेगा, और तो स्वॉलो करने से कुछ एयर लंग्स के अंदर तो जाएगी जाएगी, कुछ स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर भी जाती है। Determination of the length of survival is obtained by change in skin, umbilical cord, circulation, fetal hemoglobin, caput succedanum. Fetal hemoglobin is manufactured in liver and constitute over 94% of the hemoglobin at 5 months of the intrauterine life, and 80% at birth and 0% at about 6 months after birth. Caput succedanum क्या होता है, is an edematous swelling of the presenting part of the head during delivery. It is not present in precipitated labor and disappear in a days to week. Cephal hematoma क्या होगा, is hemorrhagic swelling of this region। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैसेरेटेड फीटस इंडिकेट। तो दोस्तों जो मैसेरेटेड फीटस होता है वो क्या इंडिकेट करेगा, तो दोस्तों वो डेड बॉन्ड को इंडिकेट करता है, स्टिल बॉन्ड नहीं, लाइव बॉन्ड नहीं, IUGR नहीं। दोस्तों ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको ये मैसेरेटेड के बारे में बताया था, ये एसेप्टिक ऑटोलाइसिस को बोला जाता है, एसेप्टिक ऑटोलाइसिस को बोला जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा डेड बर्थ के बारे में यानी कि इंट्रायूट्राइन डेथ के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं हम। चाइल्ड डेथ इन यूट्रस, चाइल्ड डेथ इन यूट्रस एट एनी intrauterine age and shows rigor mortis, maceration or mummification after it is completely born. Mummification is drying and shriveling of fetus due to deficient blood supply, scanty liver amni, and when no air has entered the uterus. It has time, it take times to develop. Maceration is aseptic autolysis process, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन के अंदर बताया था कि मैसेरेशन क्या होता है, ये aseptic autolysis process को कहा जाता है, बिकॉज द मेम्ब्रेन आर नॉट रप्चर्ड एंड द फीटस इज एनक्लोज in a sterile condition. It is most usually change occur in 3 to 4 days when that child remains surrounded with liquor amni but exclusive of air in uterus. तो दोस्तों
एयर नहीं आई यूट्रस के अंदर क्योंकि मेम्ब्रेन रप्चर नहीं की है, जिसकी वजह से ये एसेप्टिक ऑटोलाइसिस होता है। डज नॉट अकर इफ चाइल्ड इज बॉर्न इन लेस देन 24 आवर्स डेथ। साइन ऑफ मैस्ट्रेशन एक इंट्रायूटेरिन डेथ को कहलाया जाता है। क्या क्या आएंगे साइंस के अंदर? स्किन स्लीपेज यानी कि 12 घंटे के आसपास ये बनने लग जाता है। गैस इन ग्रेट वेसल जैसे कि एओर्टा। चेम्बर ऑफ द हार्ट इन 12 आवर्स यानी कि रॉबर्ट साइन इसके अंदर दिखाई देगा। कोलैप्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम शोइंग हाइपोफ्लेक्शन। क्राउडिंग ऑफ रिब विद लॉस ऑफ नॉर्मल पैरालिज्म। स्वीटिस डिसएग्रीएबल यानी कि रेंसिड ऑर्डर इसके अंदर आएगा। रेड पर्पल स्किन होगी इसके अंदर। लार्ज ब्लैब रहेंगे एज 24 आवर के आसपास ये सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। कंटेनिंग रेड सीरस और सीरोजेनियस फ्लूइड इजली डिटैचेबल एपिडर्मिस रेडिस इडिमेटस टिश्यू। डिस्टेंडेड एब्डोमेन सीरस कैविटी प्लेस्ड ऑन लेवल हाइपरमोबाइल ज्वाइंट एंड रेडली डिटैचेबल सॉफ्ट पार्ट। इसके निमोनी क्या रहेगा दोस्तों? एनीथिंग बिकम लाइक दिस इफ केप्ट इन वाटर फॉर टू लॉन्ग except for lungs and uterus which remain unchanged for a long time. All other organs become soft, edematous, lose their morphology. स्पाल्डिंग साइन दोस्तों क्या होता है? स्पाल्डिंग साइन होता है, स्पाल्डिंग साइन इज अ रेडियोलॉजिकल साइन शोइंग लॉस ऑफ अलाइनमेंट, ओवरराइडिंग ऑफ द क्रेनियल वॉल यानी कि स्कल बोन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंट्रायूटेरिन डेथ एंड मैसरेशन ऑफ द fetus. It is due to shrinkage of the cerebrum seen earlier in vertex as compared to breech. Presentation and often takes more than 7 days यानी कि 2 से 3 दिन से लेके 2 से 3 वीक्स तक आफ्टर डेथ टू डेवलप। तो दोस्तों स्पाल्डिंग साइन आती है। स्पाल्डिंग साइन जैसे मैंने आपको कही थी कि जो स्कल की बोन होती है वो ओवरलाइन करने लग जाती है। राइगर मोर्टिस इज मोस्टली ड्यू टू एंटीनेटल हेमरेज। प्यूट्रिफिकेशन काफ़ी रेयर रहेगा इसके अंदर। डबल्स ड्यू टू रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन causing air entry and thus leads to formation of the gases. Nauseating, unpleasant odor and greenish color of skin. In maceration of skin is brownish red. Gas do not form. और दोस्तों ध्यान रहे इसके अंदर एडिपोस हेयर का फॉर्मेशन नहीं होता है। ऑलमोस्ट नॉट सीन। एडिपोस हेयर का फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों आते हैं कि अ डेड बॉर्न फीटस डज नॉट हैव। तो दोस्तों डेड बॉर्न फीटस के अंदर क्या चीज़ नहीं आएगा? तो दोस्तों वो होता है एडिपोस हेयर का फॉर्मेशन। तो राइगर मोर्टिस एट बर्थ ये हो सकता है। एडिपोस हेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा। मैसरेशन हो सकता है, ममिफिकेशन भी हो सकता है। तो दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था राइगर मोर्टिस इज मोस्टली ड्यू टू एंटीनेटल हेमरेज, उसकी वजह से। और प्यूट्रिफिकेशन काफ़ी रेयर रहता है। डबल्स ड्यू टू रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन causing air entry and thus leads to formation of the gases. Nauseating, unpleasant odor and greenish color of the skin. In maceration skin is brownish red and gases do not form. तो जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन के अंदर बताया कि एडिपोस हेयर का फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होता है। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा अच्छे से मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि देखने में उतना बुरा ना लगे। तो एडिपोस हेयर का फॉर्मेशन इज मोस्ट अनकॉमन। दोस्तों यहाँ पे लिखा है मोस्टली अनकॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, राइगर मोर्टिस इन अ फीटस डेवलप आफ्टर अटेनिंग। तो दोस्तों कितने मंथ के बाद राइगर मोर्टिस डेवलप हो सकता है फीटस के अंदर? तो लगभग जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 मंथ के अंदर ये होता है। तो 3 मंथ ऑफ एज नहीं, 4 मंथ ऑफ एज नहीं, 7 मंथ ऑफ एज इसका सही जवाब है। 10 मंथ ऑफ एज नहीं। तो दोस्तों सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं, ममिफिकेशन इज सीन इन। तो दोस्तों इसमें से किसके अंदर ममिफिकेशन देखा जाता है? तो दोस्तों ये देखा जाता है इंट्रायूटेरिन डेथ लेट के अंदर। फ्रेश के अंदर ये चीज़ नहीं दिखाई देती है, तो ये नहीं है। इंट्रायूटेरिन लेट ये सही है, बोथ नहीं, नन नहीं। दोस्तों बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ममिफिकेशन दोस्तों इंट्रायूटेरिन डेथ, लेट इंट्रायूटेरिन डेथ के अंदर ममिफिकेशन दिखना चालू होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो जो ममिफिकेशन होता है, चाइल्ड बर्थ इन यूट्रस एट एनी इंट्रायूटेरिन डेथ एंड शो राइगर मोर्टिस।
मैसरेशन एंड मम्मिफिकेशन आफ्टर इट इज कम्प्लीटली बॉर्न। मम्मिफिकेशन क्या होगा? मम्मिफिकेशन इज ड्राइंग एंड shriveling of fetus due to deficient blood supply, scanty liquor amni, and when no air has entered the uterus, it takes time to develop। तो दोस्तों क्वेश्चन भी यही था, ये फ्रेश नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको डेवलप करने में। मैसरेशन क्या है? मैसरेशन इज अ aseptic autolysis process because the membrane are not ruptured and the fetus is enclosed in it in a sterile condition। तो दोस्तों मोस्टली मोस्ट यूजुअल चेंज होगा अकर 3 to 4 days when that child remain surrounded with liquor amni but exclusive of air in fetus। तो ये चीज़ ध्यान में थोड़ा सा रखना रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं एसेप्टिक ऑटोलाइसिस फाउंड इन। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था एसेप्टिक ऑटोलाइसिस जो होता है वो मैसरेशन कहलाता है, तो मैसरेशन कहलाता है। तो एडिपोस ईयर तो बिल्कुल नहीं होता है, प्यूट्रिफिकेशन नहीं, मम्मिफिकेशन नहीं, मैसरेशन दोस्तों सही जवाब। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं स्पाल्डिंग साइन डायग्नोसिस ऑफ। तो दोस्तों स्पाल्डिंग साइन जैसे मैंने कहा था स्कल जो है ओवरराइड करने ले जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, तो यही होता है स्पाल्डिंग साइन। तो दोस्तों किसके अंदर देखा जाएगा? डेड फीटस के अंदर देखा जाता है। तो प्री मैच्योरिटी नहीं, पोस्ट मैच्योरिटी नहीं, फीटल डेथ के अंदर स्पाल्डिंग साइन देखे थे, हाइड्रोसिफिलिस नहीं। तो स्पाल्डिंग साइन इज सीन विद, तो किसके अंदर देखा जाता है? डेड बॉन्ड के अंदर देखा जाता है। लाइफ बॉन्ड नहीं, स्टिल बॉन्ड नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं। तो दोस्तों इसका बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। और दोस्तों इसके अंदर सी हो गया करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया था। एक्सेप्ट फॉर लंग्स एंड यूट्रस विच रिमेन अनचेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑल अदर ऑर्गन बिकम सॉफ्ट एंड इडिमेटस एंड लूज देयर मॉर्फोलॉजी। जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? स्पाल्डिंग साइन आता है। स्पाल्डिंग साइन इज अ रेडियोलॉजिकल साइन शोइंग लॉस ऑफ अलाइनमेंट and overriding of the cranial vault, skull bone as a consequence of the IUD and maceration of the fetus. It is due to shrinkage of the cerebrum seen earlier in vertex as compared to breech presentation and often takes more than 7 days। तो लगभग 2 से 3 दिन से लेके 2 to 3 weeks तक ही रहता है आफ्टर डेवलपमेंट आफ्टर डेथ टू डेवलप। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टिल बर्थ के बारे में फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बॉर्न आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 24 वीक्स इन यूके। तो दोस्तों क्या कहते हैं, भारत में वायबिलिटी की थोड़ा सा बिल एक नया आ रहा है, तो वो जब कानून बन जाएगा तो उसके बारे में तब मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए विच डिड नॉट ब्रीथ और शो एनी साइन ऑफ द लाइफ एट एनी टाइम आफ्टर कंप्लीट बर्थ। Child was lived in uterus and died during the process of the birth. Sign of prolonged labor such as caput succedaneum, severe molding of the head, scalp edema and bleeding। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको सिफल हेमाटोमा के नाम से जानते हैं, आर इंडिकेटिव ऑफ स्टिल बर्थ। मोस्ट कॉमन इन इलेजिटिमेट एंड इमेच्योर मेल चाइल्ड इन प्राइमरी पेरेंट्स लगभग 9% में। Putrefaction start from outside, that is without invert, as they did not breathe, whereas in child live for some time. Bacteria inside the body cause putrefaction to start in abdomen। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। रॉबर्ट्स चाइल्ड बॉट टू कैजुअलिटी विद रिपोर्ट ऑफ वायलेंट शेकिंग बाय पेरेंट्स, मोस्ट लाइकली इंजरी इज। तो दोस्तों बच्चे को ऐसे शेक कर दिया गया है, तो दोस्तों ऐसे में मोस्ट कॉमन इंजरी कौन सी होती है? वो दोस्तों होती है सबड्यूरल हेमरेज। तो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर उतना मोस्ट कॉमन नहीं होती है, रप्चर स्प्लीन नहीं होता है, सबड्यूरल हेमरेज सही जवाब है, स्कल बोन फ्रैक्चर नहीं। तो दोस्तों सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बार्टर बेबी सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। वायलेंट शेकिंग बाय पेरेंट्स में कॉज सबड्यूरल हेमाटोमा, whereas ruptured spleen occur due to compression of the abdomen, long bone fracture due to compression, bending direct blow, pulling and twisting, and the skull fracture due to direct blow। कैफे ने ये डिस्क्राइब किया था पहले 1974 में। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ शेकिंग एज अ मेजर कॉज ऑफ सबड्यूरल हेमाटोमा एंड इंट्राओकुलर ब्लीडिंग इन बार्टर्ड बेबी और इन्फेंटाइल विपरेस सिंड्रोम। तो दोस्तों बच्चे को जब ऐसे शेक किया जाता है, अगर मान लीजिए कि ये एक बेबी है,
ठीक है, ये मान लीजिए बेबी है और यहाँ से बच्चे को ऐसे ग्रैब्स किया गया है, ठीक है, तो ऐसे करके ग्रैब्स किया गया है। तो ऐसे करके जब उसको शेक करेंगे तो दोस्तों स्कल जो ब्रेन है, जो हेड है, वो आगे पीछे होगा, जिसकी इसी की वजह से इसका नाम दिया गया इन्फेंटाइल विप्लेज सिंड्रोम। नेक्स्ट दोस्तों बात करें ट्रू अबाउट बार्टर बेबी सिंड्रोम। तो इसमें से क्या चीज़ ट्रू है बार्टर बेबी सिंड्रोम में? तो दोस्तों पोस्टीरियर री फ्रैक्चर में बी सीन इन एक्सरे, सही जवाब है। इंजरी एट द साइट ऑफ द मेटाफाइसिस इज स्पेसिफिक, ये भी सही है। एपिफाइजल इंजरी इज कॉमन, नहीं। बेबी ग्राम इज डायग्नोस्टिक, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सरे जो किया जाता है पूरे बेबी का वो डायग्नोस्टिक होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, नहीं, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज नहीं होता है दोस्तों, सब ड्यूरल हेमरेज होता है। तो दोस्तों इसके जो नहीं, एपिफाइजल इंजरी इज कॉमन, दोस्तों ये भी करेक्ट आंसर है, तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो जो एपिफाइजल इंजरी होती है ये भी करेक्ट जवाब है, ये भी करेक्ट जवाब है। तो दोस्तों ए बी सी और डी इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बार्टर बेबी सिंड्रोम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो आंसर जैसे मैंने आपको बताया, पोस्टीरियर री फ्रैक्चर में बी सीन इन एक्सरे, इंजरी एट द साइड ऑफ द मेटाफाइसिस इज स्पेसिफिक, एपिफाइजल इंजरी इज कॉमन, ये भी सही जवाब है। बेबी ग्राम इज डायग्नोस्टिक, ये भी सही जवाब है। तो एपिफाइजल मेटाफाइजल फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन ऑफ आर्म एंड लेग्स, रिब फ्रैक्चर मोस्टली मल्टीपल बायलेटरल एंड पोस्टीरियर एडजेसेंट टू द कोस्टोवर्टिब्रल जंक्शन ऑन एक्सरे बेबी ग्राम बोला जाता है। एक्सक्लूसिव ऑफ न्यूनेटल पीरियड आर कंसिडर्ड स्पेसिफिक फॉर चाइल्ड अब्यूज, इसी को दोस्तों बार्टर बेबी सिंड्रोम बोला जाता है। कॉमन कॉज ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी इन बार्टर बेबी आर सब ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज नहीं होता है, विद या फिर विदाउट फ्रैक्चर स्कल एंड ट्रॉमेटिक रप्चर ऑफ द वेसिकल्स। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। क्लासिकल फीचर विच शुड अराइज सस्पिशियस ऑफ बार्टर बेबी इंक्लूड, क्या क्या क्लासिकल फीचर्स होते हैं इसके? ऑब्वियस डिस्क्रिमिनेंसी बिटवीन द नेचर ऑफ द इंजरी एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड या फिर हिस्ट्री गिवन बाय द पेरेंट्स में विच में चेंज ऑन सेवरल टाइम ऑफ रिपिटेशन व्हेन इंजरीज ऑफ डिफरेंट डेट यानी कि एज इन डिफरेंट स्टेज ऑफ हीलिंग आर फाउंड, repetitive, often progressive from minor to more severe. Purposeful delay in seeking medical attention, even in severe injury which cannot be explained. Each time the child is taken to a different doctor. Any child who exhibit evidence of subdural hematoma, soft tissue swelling, skin bruising, fracture of any bone, failure to thrive or died suddenly. तो दोस्तों ये कुछ क्लासिकल फीचर हैं। पहला कि हिस्ट्री और जो इंजरी जो होंगी वो आपस में हिस्ट्री मैच नहीं करेगी, मेडिकल अटेंशन पाने में लेट करेंगे, जो इंजरीज़ हैं डिफरेंट स्टेजेस में पाई जाएंगी, कुछ फ्रेश पाई जाएंगी, कुछ काफ़ी पुरानी पाई जाएंगी, कुछ एकदम लेटेस्ट पाई जाएंगी। बार्टर बेबी इज़ यंग चाइल्ड यूजली अंडर 3 years ऑफ द एज हु हैव रिसीव नॉन एक्सीडेंटल इंजरी और वायलेंस on one or more occasion by a parent or guardian responsible for children's welfare. 6 type of non-accidental violence include, 6 टाइप के क्या क्या वायलेंस हो सकते हैं इसके अंदर? फिजिकल अब्यूज, अनइंटेंशनल ड्रैगिंग, सेक्सुअल अब्यूज, न्यूट्रिशनल डेप्रिवेशन, इमोशनल अब्यूज एंड नेग्लेक्ट ऑफ मेडिकल केयर ऑफ सेफ्टी। एक्सरे ऑफ होल बॉडी बेबी ग्राम एसेंशियल टू रिवील स्केलेटल चेंजेस एंड इट्स डायग्नोसिस। तो दोस्तों जैसे मैंने डायग्नोसिस के लिए आपको बताया कि बेबी ग्राम इसके अंदर किया जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा इंजरी के बारे में बता देता हूँ। इंजरी जो है क्या कहते हैं, डायरेक्ट मैनुअल वायलेंस इज द कॉमनेस्ट मेथड ऑफ इंजरी। इंजरी आर कॉमनली मल्टीपल bruise, abrasion or laceration of different ages over the body from rough handling, breathing, kicking and throwing the infant. Bruise on extremities and trunk यानी कि anterolateral chest and axilla consist with grip mark occur when the child is gripped thoroughly between two adult hand and shaken head and shaken
Head bruise are inconsistent with fall. Laceration of the mucosa upside the upper lip, often with tear of the frenulum and the alveolar margin of the gum, is most characteristic lesion and result from a blow on mouth or due to other effort to stifle cries. Bite mark, slap mark, gripping bruise, knuckle pinch mark, नकल पंच, पिंच मार्क, सब ग्लेबल हेमाटोमा, ये सारी चीज़ें जो है वायलेंस के अंदर आ सकती है. सब ड्यूरल हेमरेज इज फाउंड इन 40% ऑफ द फीटल केसेस. वायलेंट यानी प्रोलॉन्ग हैबिचुअल शेकिंग में कॉज सब ड्यूरल हेमरेज. इंट्राओकुलर ब्लीडिंग, ग्रिपिंग ब्रूज, निबिंग फ्रैक्चर ऑफ द रिब्स, फ्रैक्शनल रीजन ऑफ द पेरियोस्टम, द लॉन्ग बोन विदाउट फ्रैक्चर एंड इवन permanent brain damage, but there are no external injury to head or fracture of the skull due to shaking. इसी की वजह से दोस्तों इसको कैफे इन्फेंटाइल विप्लेस सिंड्रोम का नाम दिया गया है, यानी कि बेबी को ऐसे पकड़ के ऐसे शेक कर दिया गया है, जिसकी वजह से सबड्यूरल हेमरेज भी हो जाता है. क्रशिंग और कंप्रेशन फोर्स अप्लाइड टू एब्डोमेन. क्रश द मिडलाइन structure against the spine and rupture hollow viscera due to raised intraluminal pressure. Central viscera like duodenojejunal junction, pancreas and liver are mainly ruptured. The second part of the duodenum may be completely transect. Whipping or deceleration force produced by the punch or blow tear the mesentery and cause disruption of the small intestine. स्केलेटल इंजरी कॉमनली इंक्लूड, क्या क्या स्केलेटल इंजरी होती है? मल्टीपल डिप्रेस एंड वाइड स्कल फ्रैक्चर इन ऑसिपिटो पैराइटल एरिया, पैराइटियल stripping and hematoma seen on X-ray as opaque extra line running along the length of affected bone. Epiphyseal separation and periostal shearing due to pulling and twisting, and transverse and spiral metaphyseal fracture of long bone. Avulsion of the chipping of edge or side of the metaphyseal or epiphyseal. Violent compression of chest from side to side cause fracture of the subchondral junction and form anteroposterior produce fracture in mid axillary line. Multiple rib fracture, जिसको नोबिंग फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है, along posterior angle of the rib on both side close to spine, occur due to a silent holding the child with both hand and shaking it violently. On X-ray, string of bead कैलस फॉर्मेशन की वजह से दोस्तों स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस आता है एक्सरे में. is seen in paraventricular gutter. The different age of rib fracture helps to rule out fracture due to resuscitation. Head injury due to fracture head or subdural hematoma is the most common cause of death, followed by rupture of the abdominal organ due to ruptured liver and the mesenteric hemorrhage. Subdural hemorrhage is found in about 40% of the fatal cases. Subconjunctival, subhyaloidal, vitreous, रेटिनल हेमरेज, रेटिनल डिटैचमेंट, लेंस डिस्प्लेसमेंट एंड ब्लैक आई. तो दोस्तों ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर देखी जाती है. दोस्तों मैंने बार्टर बेबी सिंड्रोम इतना डीप में इसलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि दोस्तों ये इस बार की नीट पीजी एग्जाम में आया था. तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, इसके बारे में नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो दोस्तों मैं जितनी भी चीज़ें बताई अब मैं इसको एक छोटे से उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था. तो दोस्तों कैफे सिंड्रोम के नाम से भी हम इसको जानते हैं. तो कैफे सिंड्रोम के नाम से भी हम इसको जानते हैं. इसके अंदर दोस्तों हिस्ट्री ऑफ फिजिकल फाइंडिंग मैच नहीं करेगी आपस में, है ना. हिस्ट्री और जो है फिजिकल फाइंडिंग मैच नहीं करेगी आपस में, है ना, डज नॉट मैच. और इसके अंदर दोस्तों फ्रीक्वेंट शेकिंग की वजह से इसके अंदर दोस्तों सब ड्यूरल हेमाटोमा भी दिखाई इसके अंदर होता है. सब ड्यूरल जो है हेमाटोमा भी इसके अंदर हो जाता है. मल्टीपल फ्रैक्चर रिब की वजह से इसके अंदर स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस आ गया. इसके अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर ऑन रिब्स की वजह से दोस्तों इसके अंदर क्या कहते हैं कैलस फॉर्मेशन होता है. उस कैलस फॉर्मेशन की वजह से स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस आएगा. कैलस
फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से दोस्तों स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस आएगा ऑन एक्सरे। 6 पेनी ब्रूज भी इसके अंदर आती हैं, 6 पेनी ब्रूज भी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। 6 पेनी ब्रूज भी आती हैं किसकी वजह से? फिंगर टिप की वजह से, कॉज बाई फिंगर टिप्स। स्कल के फ्रैक्चर की वजह से इसके अंदर एग शेल कैल्सिफिकेशन भी इसके अंदर देखा जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन बार्टर बेबी सिंड्रोम के बारे में, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने इन सब के अंदर रखी हुई है। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन एंड करता हूँ। एंड करने से पहले बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो दोस्तों जैसे मैं कहता हूँ कि अपने अंदर बिलीव लेके आएंगे कि येस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी, हमेशा अपने अंदर ये बिलीव हमेशा लेके आइए करिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दोस्तों जाने से पहले हमारा जो चैनल लेट्स क्रैक नीट पीजी, इसको दोस्तों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर दोस्तों आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियोस को लाइक जरूर करा करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखने के लिए, ताकि जो है मैं आपको किसी भी चीज़ का डाउट ना रहे। लेकिन दोस्तों अगर बाई चांस ये डाउट हो जाता है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो दोस्तों सिंस ये रिकॉर्डेड सेशन है तो हो सकता है कि कोई डाउट अगर आता है आपको, तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, उसके अंदर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। दोस्तों भूलिएगा नहीं, मेरा जो कोड है वो है LIVEDRM। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, तो ये आपको पड़ेगा 30,000 का, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM तो ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। ऐसे ही दोस्तों अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं 22,500। ऐसे दोस्तों अगर आप इसके ना 1 मंथ का और ऐड कर दो तो उसके चार्जेस होते हैं 4,500। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी आता है 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको फिर 2 साल का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों पूरे 2 साल के लिए आपको मिलते हैं। तो दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों क्या कहते हैं, इससे आप अपने चीज़ों में एकदम महारत हासिल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, तो दोस्तों आप घर बैठे बैठे लाइव क्लासेस का बेनिफिट भी उठाते हैं। एजुकेटर के सामने दोस्तों आप जो है MCQs की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी इन सब के अलावा काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, तो एक बार आप ट्राई करके देखिए। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। अगली बार एक फिर से नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा मैं, तब तक के लिए थैंक यू।